नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भारत के साथ ही नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। पिछले 5 घंटों में ये नेपाल में दूसरा भूकंप है। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। बताया भी जा रहा है कि दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी कई सेकंड तक भीषण झटके महसूस किए गए। इसके कारण लोग उठ गए, कई लोग अपनी सोसाइटी से बाहर आ गए और फिलहाल भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। एपी सेंटर नेपाल के मणिपुर से जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। बताया भी जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, उत्तराखंड, बिहार और साथ साथ हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली के लोगों का कहना है कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसके बाद वे जहां थे वहीं रुक गए। लोगों के मुताबिक उन्होंने कुछ समय तक ही भूकंप के झटके महसूस किए। नेपाल के सीतामढ़ी के नेपाल से सटे मेजरगंज, सोनबरसा, सुरसंड, परिहार, कन्हौली, बेला समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत कई जिलों में झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ में लोग घरों से बाहर निकल आए। उत्तराखंड में 9 नवंबर की सुबह 6:27 पर पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। उत्तर भारत में महज 5 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले मंगलवार रात 8:52 पर लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों के तेज हलचल होती है, जिसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइनिंग टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भूकंप आते हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप के दौरान आपका सुरक्षित स्थान पर रहना बेहद जरूरी होता है। भूकंप से इमारतों और घरों के गिरने का खतरा रहता है। भूकंप से जितनी भी मौतें होती है वे सभी इमारतों के गिरने और मलबे में दबने से होती है। ऐसे में जरूरी है कि भूकंप के दौरान आप सेफ जगह पर रहें। भूकंप के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और चलिए इसी के साथ ये समझते हैं कि आखिर भूकंप से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ के सिद्धार्थ जी है, भूगर्भ वैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है आपका। और संध्या दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि क्या हम भूकंप से निपटने के लिए तैयार है, क्या हम उस स्थिति में है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रखी है, या फिर यूं कहें कि कई तो मकान ऐसे हैं जो गिरासू घोषित कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई जर्जर इलाके हैं दिल्ली एनसीआर में, हमने देखे हैं। लेकिन ऐसे में क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि हम ये कहें कि हाँ, भूकंप जैसे झटकों से या उसके झटकों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं? अगर एक इसका सरल उत्तर हो सकता है तो नहीं तैयार है। अब इस पूरे पहलू को ऐसे समझिए, अगर भूकंप का रिक्टर स्केल पर मापा गया है 5, 6 तो बहुत समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर यह रिक्टर स्केल पर इसकी तीक्ष्णता अगर 7, 7.5, 8 तक आती है तो आधी से अधिक दिल्ली फ्लैट हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया का लगभग 60-70% हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, गिरकर ध्वस्त हो जाएगा, ढह जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरली तैयार नहीं, स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना के रूप में तैयार नहीं है। और दूसरी बात चली आती है, जितने भी नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए बिल्डिंग बन रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में जो रेरा है मतलब कि या अथॉरिटी है, यह कोशिश करता है कि वह ऐसा मैप बनाए, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करें जो कि भूकंप अवरोधी हो। तो वो भूकंप अवरोधी होते हैं तो उनमें कोई समस्या नहीं हो सकती है। आप इस बात को मानेंगे कि जापान में जहां पर 8 और 9 तक रिक्टर स्केल पर आते हैं, वहां भी बिल्डिंग नहीं गिरते हैं। मतलब हमारे पास में यह टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का, इस तकनीक का समावेश है भारत में उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने बिल्डर हैं वो बिल्डर ईमानदार नहीं होते हैं जो कि इन सब बातों को बता पाए, इन सब बातों को देख भी पाए। एक टेक्नोलॉजी की समस्या है और आर्थिक समस्या चली आती है, गवर्नेंस से संबंधित समस्या चली आती है, जिसे कहते हैं डिजास्टर गवर्नेंस है। दूसरी बात चली आती है कि लोगों से संबंधित है कि अगर भूकंप आता है तो यह आकस्मिक घटना होती है और आकस्मिक घटना से निपटने के लिए आपकी कुछ आदतें होनी चाहिए कि क्या कर सकें। तो उसके लिए ड्रिलिंग भी नहीं है, ड्रिल भी लोग यहाँ पर नहीं कराते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, अन्य स्थानों पर ड्रिल नहीं कराया है कि अगर भूकंप आए तुरंत सायरन बजना शुरू कर दे, लोग घर से बाहर चले जाएं या क्या क्या कर सकें, मतलब घर में भी हैं तो किस स्थान पर जा सकें, इसकी ड्रिलिंग नहीं है। तीसरी बात चली आती है कि अगर मान लेते हैं भूकंप ऐसा आ ही जाता है और कुछ लोग आहत हो जाते हैं, इसके बाद की जो समस्या होगी वो समस्या सुपर विकराल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हताहत हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, उनको खोजना पड़ेगा, मलबे में से निकालना पड़ेगा। इसकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास में। मतलब कि अगर हो सकता है भूकंप के और बिल्डिंग गिरने के कारण अगर 100 लोगों की जान गई, 100 लोगों ने अपने शरीर को खोया, तो उसके बाद के प्रबंधन नहीं कर पाने पर 1000 लोग अपने शरीर को खो देंगे, अपने मतलब कि वो घायल हो जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी, उनकी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी और सरकार की चारित्रिक मृत्यु हो जाएगी तब। तो यह एक चौथी बात चली आती है। और पांचवी बात चली आती है कि इससे संबंधित जो चेतना है हमारे पास, वो चेतना की कमी है। चेतना की कमी इस कारण से है क्योंकि हम लोगों ने उसी स्थान पर वैसे ही घर बनाए हैं जैसे घर नहीं बनाने चाहिए थे, वैसे ही काम किए हैं हम लोगों ने जैसा नहीं करना चाहिए। अब आप भूकंप क्षेत्रीय भागों में आप घर बनाएंगे और कमजोर घर बनाएंगे और वहां पर सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो। तो उस तरह की बात चली आए कि भूकंप के ऊपर में आप बैठिए और कहीं के नीचे से गर्म लग रहा है, ये कैसी बात हो सकती है? तो आप भूकंप ऐसे क्षेत्रों में जाती हैं और अपने जितनी भी बातें सिखाई गई हैं सनातन में, सनातनी जितनी भी बातें हैं मतलब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उनका अनुसरण नहीं किया आपने, तो जाहिर है ये तो सारी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है ना, मतलब कि यह कॉलोनियल है, औपनिवेशिक टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। तो बिल्डिंग अनुकूल नहीं है, मानसिकता अनुकूल नहीं है, तो इतनी विसंगता में नुकसान होना बिल्कुल ही तय हो जाता है। इसलिए हम लोग तैयार नहीं है। ठीक है संध्या जी, इतने हादसे हमने देखे हैं भूकंप की वजह से, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने उन हादसों से क्या सबक सीखा? जबकि अभी आपने सिद्धार्थ जी को सुनाई कह रहे हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस स्थिति में अभी हम हैं हम बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयारी हमारी नहीं है कि इस तरह के अगर झटके महसूस किए जाएं तो हम क्या करें क्या ना करें, किस तरह की ट्रेनिंग लोगों को देनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम सरकार और प्रशासन की तरफ से होने चाहिए, इसके लिए तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। लेकिन हमने सबक क्या सीखा इन हादसों से? ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इतने हाई राइज सोसाइटियों में रहते हैं, वहाँ तैयारी जरा भी नहीं है। अभी रात का ही आप किस्सा लीजिए तो लोग एकदम भगदड़ से नीचे की तरफ उतरते हैं। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि यदि इन दुर्घटनाओं के शिकार हम ना हो, लेकिन लोग जिस जल्दीबाजी से या घबरा के नीचे की तरफ भागते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं और कोई दुर्घटना ना हो जाए और लोग भगदड़ का शिकार ना हो जाए। सोसाइटियों में हम देखते हैं जरा भी तैयारी नहीं है, सरकार भी अवेयर नहीं है कि हम वहाँ पे लिस्ट लगाएं कि लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतनी है, क्या करनी है, और वो आगे इस तरीके की घटना होने पे जरा भी घबराए नहीं। देखिए वो किस तरीके से प्रिकॉशंस लें, किस धैर्य के साथ, ताकि वो अपने घर में ही अपने आप को सुरक्षित कर सकें। एकदम से बाहर की तरफ भागना या करना, इससे आगे चल के और भी कई तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। हम देखते हैं हमारे बिल्डर बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना के तैयार हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें जिन्हें हमें आए दिन इनका सामना करना पड़ता है।
दिल्ली में तो आपको अक्सर ही ये सुनाई पड़ जाता है कि हल्के भूकंप के झटके किए गए। जैसा कि अभी सर ने बोला कि अगर ये भूकंप की तीव्रता अधिक हुई तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा ये हमारी सरकार इस चीज को लेके अभी अवेयर हुई ही नहीं है कि हम कितने बड़े नुकसान की तरफ चले जाएंगे फिर, और जो हानि होगी उसके लिए कहीं ना कहीं हम तैयार होंगे, क्योंकि प्रकृति हमें कई बार इसका इशारा दे चुकी है कि दिल्ली इस तरह की चपेटे में कभी भी आ सकती है। तो हमें खुद में अपने आप को तैयार करना है। सोसाइटियों में हम इस तरीके के लगाएं, कम से कम हर जगह दीवारों पे भूकंप से बचने के तौर तरीके, उन्हें किस तरीके से फॉलो करना है, बच्चों को क्या, जब ये सामने लगे रहेंगे तो लोग आते जाते इनके ऊपर नजर पड़ेगी और निश्चित ही वो इस चीज की तरफ ध्यान अवश्य देंगे। बिल्कुल, बिल्डर्स को भी बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी सोसाइटियों को बनाते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है जो हमें कह के नहीं आती बल्कि अचानक ही आती है। अगर इसकी तैयारी हम पहले से नहीं करते हैं तो हम देखेंगे कि हम कभी बहुत बड़ी दुर्घटना के चपेट में आएंगे, जिससे हम सिर्फ बाद में अफसोस जाहिर कर सकते हैं, जबकि गलती हमारी अपनी खुद की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीखने की जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है लोगों को, और बताने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से आप भूकंप के झटके अगर महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए। और लेकिन आप देखिए जरूरत क्या है, जरूरत ये जाहिर तौर पे है कि जो हालात फिलहाल हम देखते हैं कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और कभी भी इसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है। अभी तक तो हमने कुछ 6 आसपास इसके देखी, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि कभी भी इसकी तीव्रता कम हो जाती है, कभी भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर बढ़ जाती है तो ये कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है और इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, बढ़ने पर क्या होगा कि अगर मान लेते हैं 7, 7.5 से ऊपर होता है तो यह होगा तो आकस्मिक घटना होगी कि दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, कभी भी हो गया। अगर यदि यह शाम में हो जाता है, रात में होता है, जिस समय लोग अपने घरों में हैं, सड़कों पे बहुत ज्यादा नहीं, जो दिन में होते हैं, तो इसमें नुकसान अच्छी खासी मात्रा में होगा। अब यह जो नुकसान होगा तो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं यहाँ पर जो पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे स्थान हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए मुखर्जी नगर, वह एक लेक बेड है। पहले वहां पर एक छोटी सी झील हुआ करती थी, उसके ऊपर बना हुआ है। वहां की बिल्डिंग जितने जो दिल्ली में है वह अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो उन्हें में समय नहीं लगेगा। और सलाई के डिब्बे की तरह बने हुए हैं वहां पर, तो इसका भी गिरने में समय नहीं लगेगा उस स्थान पर। तो वो समस्या वहां पर आती है कि उनको हम लोग क्या ठीक कर सकते हैं। तो कुछ हद तक रीइंफोर्समेंट हम लोग दे सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट हम लोग दे सकते हैं कुछ को। तो सारे बिल्डिंग का सर्वे होना चाहिए, सर्वे होने के बाद उनका रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, जिससे कि हम लोग स्ट्रक्चरली तैयार हो जाए। दूसरी बात चली आती है कि इससे संबंधित है लोगों को, कि लोग को क्या करना चाहिए कि उनको तैयार है कि हर समय वह अगर मान लेते हैं भूकंप की स्थिति चली आई तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स है। तो सरकार इसको क्या कर सकती है कि इनको एजुकेट कर सकती है कि देखिए आपको ऐसा करना चाहिए। सरकार के पास ऐसे चैनल है। अब जैसे आप लोग भी कर सकती हैं कि भूकंप के ऊपर में के स्पेशल प्रोग्राम देकर, सभी चैनल एक समय प्रोग्राम देकर सभी लोगों को अवेयर कर दें कि आपको ऐसा काम करना है, तो उनका अवेयरनेस, उनकी चेतना बढ़ जाएगी। तीसरा हो जाता है कि ऐसे किसी भी आकस्मिक घटना के लिए, जैसे हम लोगों ने कोविड में भी देखा था कि यहाँ आकस्मिक घटना हुई तो सरकार और उसके तंत्र तैयार नहीं थे। तो सरकार वास्तविक रूप में एक साथ में 10,000, 1 लाख लोगों बीमार, उनके हड्डी टूटने, और या मतलब कि बहुत एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको निपटने के तैयार नहीं हो सकती है। लेकिन एक बार ऐसी सोच आए तो क्या क्या किया जा सकता है, सरकार इसके लिए अपने तंत्र बना सकती है कि तुरंत अपनी मशीनरी को उसके लिए लागू कर दे, टेंट बनाकर या कुछ भी करके इस पूरे पहलू को लागू कर दे। और अंतिम बात आती है कि इसके बाद जो रिहैबिलिटेशन होगा भूकंप के बाद में, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि आप अपना घर खो चुकी हैं, हो सकता है अपने धंधे भी खो चुकी हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी खो सकती है उस स्थान पर। तो जिसे हम लोग कहते हैं प्री अर्थक्वेक है, प्रेजेंट अर्थक्वेक और पोस्ट अर्थक्वेक है, ये तीनों चीजें लेनी चाहिए। तो तीनों चीजें लेने के लिए क्या करना पड़ता है सरकार को कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी सोच का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लोगों में, गवर्नेंस में, सोसाइटी में।
तो सरकार ऐसी नीति बनाकर दे देती है। समस्या आती है कि ब्यूरोक्रेट कभी होने देंगे, इम्प्लीमेंट करते भी नहीं है और इम्प्लीमेंट होने भी नहीं देंगे। समस्या इस स्थान पर आती है। कंट्री की जो समस्या, मौलिक समस्या है, वो ब्यूरोक्रेसी संबंधित है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमारा वीक है, हमारी पॉलिसी वीक नहीं है। तो समस्या इस जगह पर आती है। तो उसके लिए आपके पास में एक अलग तंत्र ही हो जाना चाहिए। किसका? तो ब्यूरोक्रेसी का, काम करने वाले लोगों का, उन लोगों का जो कि इम्प्लीमेंट कर सके, फास्ट इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए आपको यूथ के नई विंग तैयार करनी पड़ेगी। जैसे आपने अग्निवीर तैयार किए हैं, उसी रूप में इस तरह के लोगों को ट्रेन करके तैयार कर सके। जैसे केदारनाथ में यूथ के लोगों ने, युवा लोगों ने ही बहुत से लोगों की जान बचाई थी कि वह लोग इस काम में शामिल हो सके और उसके बाद उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सब कुछ करके दे सके। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से काम संभालने वाला नहीं है, वो संभालेंगे भी नहीं, संभालने की उनकी चाह भी नहीं होती है और उनसे संभाल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड भी नहीं होते, इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं वो। ठीक है। संध्या जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी मैम, ये बताइए, क्योंकि देखिए भूकंप जाहिर तौर पे ये शब्द ही ऐसा है कि लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि अब सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है, जिस बात का जिक्र भी सिद्धार्थ जी कर रहे थे। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के कदम आपको लगता है उठाना चाहिए ताकि समाज में बदलाव आ सके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सरकार को जागरूक होना होगा। हमारे जितने भी ये छोटे, चाहे वो गली मोहल्ले खतरे एरिया में बसे हुए लोग हैं, चाहे बड़ी सोसाइटियां हो, कम से कम महीने में एक बार इस तरीके की घोषणा जरूर इन लोगों को कर देनी चाहिए। वहाँ पे जाएं सब लोग और इस तरीके से कहें कि आपको भूकंप से बचने के क्या तौर तरीके हैं, ये उन्हें बताए जाएं। किस तरीके से हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं, और यदि बहुत ज्यादा रेक्टर स्केल की है और कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद भी हमें अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। अगर ये सारी चीजें जो है बार बार लोगों को बताई जाएंगी तो लोग इससे मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही अगर हम सोसाइटियों की बात करें तो वो एक चीज जो है पैम्पलेट के तौर पे वहाँ बंटवा के सोसाइटियों में वहाँ दीवारों पे वो करवा के कि आप लोगों को ये तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस को हम बढ़ाएंगे। एक चीज हम और देखेंगे, हमारे मीडिया वाले जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, अगर ये भी बीच में एक बार या जिस तरीके की ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां चलती हैं, बीच में ये लोग बीच चलाते रहे भूकंप से बचने के तरीके, तो जाने अनजाने लोगों की नजर उन पर पड़ती रहेगी और लोग इस चीज के प्रति जागरूक होते रहेंगे कि हमें किस तरीके से अपने आप को इस प्राकृतिक आपदा से बचाना है। और जैसा कि अभी सर ने एक चीज बोली कि हमें इसके बाद अगर इस तरीके की दुर्घटना हो भी जाती है तो हमें निपटना कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें अपने आप को पहले तो बचाना ही है, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है और किसी तरीके की दुर्घटना घटित हो जाती है तो हमें अपने आप जब दुर्घटना होने के बाद किस तरीके से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है, किस तरीके से सरकार टीमें तैयार कर रही है रेस्क्यू की, कि वहाँ कितनी जल्दी से पहुंच के जो लोग इसमें दब गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकाला जा सके और जितना कम नुकसान हो सके उसके लिए हम तैयार रहें। अगर हम इंतजार करते हैं कि नुकसान हो जाए फिर हम करें तो ये तो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटनाएं हो गई हैं और हमने देखा है। तो हम सबकी तैयारी का समय है कि हम अपने आप को जागरूक भी होना चाहिए, सरकारी स्तर पर भी कहीं ना कहीं तैयारी होनी चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बहुत विस्तार से जी साथ में लोगों को अवेयर करना, बिल्कुल बिल्कुल जागरूक होने की बहुत जरूरत, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका भी, और संध्या दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।